करोड़पति बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप कर्जे में हैं, आपको कर्जे से बाहर निकलना है, तो इसका एक प्रोसेस है। अगर कुंडली नहीं मिलाते हैं तो क्या शादी टूट जाती है आचार्य जी? यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सामने वाला भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो आपको कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ ईस्ट में गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए था। कॉर्नर का घर होगा तो आपके जो मालिक की डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। नए नए मेहमान इस पॉडकास्ट में रहते हैं, और आज के पॉडकास्ट में भी एक खास मेहमान हमारे साथ है, जिनसे हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था। बहुत लंबी चर्चा उनके साथ हुई थी इस पॉडकास्ट में, और आज फिर आचार्य लवभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा चलेंगे आचार्य लवभूषण जी के पास। कैसे हैं आप आचार्य जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आपके सामने बैठे हैं और एक नया पॉडकास्ट करने का मौका मिल चुका है। आपका प्यार और आपका स्नेह है, आपने दोबारा बुलाया। बिल्कुल सर। और कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही अच्छा। आज मेरा अति मित्र दिन है, आज मेरा अति मित्र नक्षत्र है, और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, मेरा जो पहला सवाल है ना इन्हीं सबसे रिलेटेड रहा है आपसे। देखिए आमतौर पर ना हम देखते हैं जब एक शादीशुदा ज़िंदगी में इंसान चला जाता है ना, तो उनका प्लान होता है कि अच्छी खुशहाल लाइफ रहे, सब कुछ बेटर रहे, और वो बेबी प्लान करने का भी बहुत जल्दी इंसान सोचता है, कोई वक्त लेके सोचता है। तो ज्योतिष का इसमें क्या महत्व रहता है? क्या इसमें ग्रह इंपॉर्टेंट रहते हैं बेबी प्लान करने के लिए, या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ का एक पहले प्रॉमिस होता है। आप देखिए कि कुछ जैसे आदमी की शादी होती है, कुछ के जो बच्चे बेबी प्लान तुरंत हो जाता है जी। और कुछ लोग बेबी प्लान करने के बावजूद भी उनकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल। बच्चा ठहर ही नहीं पाता है, बार बार वो जो लड़की है वो अबॉर्शन होने लगते हैं जी, या फिर वो उस चीज़ को कंसीव ही नहीं कर पा रही है, या कंसीव होने के बाद प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो ये इसका एक प्रॉमिस है कुंडली के अंदर कि आपका प्रॉमिस है कि नहीं है। यदि पांचवा घर हमारे पहले बच्चे का होता है, अच्छा, पहले बच्चे का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसका प्रॉमिस हम पांचवें घर से देखते हैं। यदि पांचवें घर का मालिक आपके चौथे घर में जाकर बैठ जाए तो बच्चे का जो प्रॉमिस है वीक हो जाता है। अच्छा। और यदि दोनों की कुंडली में ऐसा हो जाए, हस्बैंड और वाइफ की, तो बच्चा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यदि एक ही कुंडली में है और एक ही कुंडली में नहीं है, तो आपके बच्चा भी हो गया, आपके बच्चे के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाएंगे, वो बच्चा आपको छोड़कर चला जाएगा। अच्छा। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा बच्चा आपको छोड़कर चला जाएगा। जी। तो इस तरीके से ना फिर उसके बाद उसका सब लोड भी है, नक्षत्र लोड भी है, राशि लोड भी है, उस पर किसकी नज़र पड़ रही है पहला। तो ये सब का आपका प्रॉमिस और प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन ये आपके डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया जा सकता है। अभी चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, तो चाइल्ड बर्थ बच्चा कब जन्म दें, तो हम आजकल इसका भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। बिल्कुल, लोग बहुत नक्षत्र का ध्यान रखते हैं कि किस डेट में हो, किस टाइमिंग में हो। तो इसका जैसे महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा दिन 19 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद आपका 10 भी अच्छा दिन है। मतलब ऐसे बहुत सारी तरीके हैं जिसको हम देख के बताए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक्चुअली बच्चे का जन्म तो होगा, लेकिन उसके बाद जो माँ उस बच्चे को जन्म देने वाली है उसके साथ में कोई अनहोनी ना हो, बच्चा बिल्कुल सही सलामत हो जाए। तो इसमें हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसमें ये हम कोशिश करते हैं कि आपके अति मित्र नक्षत्र में ही आपके बच्चे का जन्म हो, ताकि बच्चा खुशहाल भी रहे, आप भी सही रहे। और हम उसमें ये देखते हैं कि आपका तारीख से पहले, मैं आपको क्या बोलता हूँ, तारीख से पहले देखें तो आप उस टाइम उस दिन आपकी होरा किस होरा में आप बच्चे को जन्म दीजिए। अच्छा। जो 2 घंटे का लगन है उस लगन में बच्चे का जन्म दीजिए। किस दिन आप बच्चे का, यदि आप बच्चे को उस दिन या उस होरा में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का भविष्य अच्छा रहने के योग होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए लवभूषण, जैसा भी आपने टाइम की बात भी करी, अभी जैसे लीप ईयर निकला, लीप ईयर में हम हैं 29 फ़ैब के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया। लोग प्लान भी करते हैं कि हाँ 29 फ़ैब में हमारा बेबी हो। तो 29 फ़ैब को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देखा जाता है ज्योतिष के अगर नज़रिए से हम देखें तो? देखिए क्या होता है कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल में बिल्कुल आता है, तो ये एक ऐसा दिन है जो स्पेशल दिन है। अच्छा। ठीक है, तो इसकी ज्योतिष में अलग अलग महत्व दिन हैं। आपने कभी कभी ऐसा नोटिस किया होगा कि 4 साल के बाद में 1 साल ऐसा आता है ये जिसमें एक दिन अधिक या एक दिन बड़ा होता है, इसे अधिक मास कहते हैं। जी जी जी। जिसे आपके एस्ट्रोलॉजी में उसको लीप ईयर कहते हैं इंग्लिश ईयर में, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें इसको अधिक मास कहते हैं। तो अधिक मास अच्छा भी होता है और अधिक मास बुरा भी होता है, तो इसके अलग अलग मायने हैं। तो मेरे हिसाब से लीप ईयर का आपका जन्म तिथि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आपको देखना है कि आपका उस दिन नक्षत्र कौन सा है, आपका ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह अभी वक्रे चल रहा है, और वो किस घर में बैठा हुआ है और किस घर में नहीं बैठा हुआ। मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने आपने 29 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। जी। यदि भगवान ने नहीं चाहा तो उस टाइम आपकी डिलीवरी नहीं होगी। जी।
आचार्य जी, अभी जैसे हमने न्यूबॉर्न बेबी की बात की, तो वही रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि रिलेशनशिप में पार्टनर खुश नहीं है तो क्या करे। पिछली बार पॉडकास्ट हमने किया है, उसके बाद काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अगर रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर मुझसे खुश नहीं है तो क्या करे। मैं उससे पहले ना एक बार आपका ये बच्चे वाला चैप्टर हाँ, जी, जी। उसके बाद वापस बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अब अच्छा आपका बच्चे का जन्म हो गया, तो उसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे का जन्म के बाद उसका नाम। हाँ अक्सर हम लोग नाम रख देते हैं, लेकिन नाम के साथ साथ में आप उसका नेम करेक्शन करके अभी से बच्चे का नाम ठीक करके रख दें तो हो सकता है बच्चा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा तरक्की करे। जी। अभी मेरे पास लोग आते हैं, उनका आधार कार्ड में नाम रख दिया, पैन कार्ड में नाम रख दिया है और मैं उनका नेम करेक्शन कर रहा हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके नाम को। जी जी गुरु जी, तो ये एक सवाल ऐसा मेरा है, आपको बीच में रोकने के लिए मुझे क्षमा चाहूँगी, कि बोला जाता है कि कुंडली पर जब नाम रखा जाता है बच्चे का तो उसी नाम से उसे पुकारना जो है सही होता है, पर लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस नाम से उसे नहीं पुकारना चाहिए, तो किसकी क्या क्लैरिटी ऐसा होती कुछ है? नहीं है कि ठीक है, नाम अक्षर आपका नक्षत्र से निकला, आप उसी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे भी मैं 2-3 नाम लेता हूँ, जैसे पूजा नाम का कोई लड़की या लड़का हुआ, जी। तो उनके रिलेशनशिप में इशू रहेंगे ओके उनके हस्बैंड के साथ में या उनके फादर मदर के साथ में। आप नरेंद्र मोदी जी का नरेंद्र नाम ले लीजिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या कि लेने कुछ जाएंगे लेकर कुछ जाते हैं, जी तो ये नाम है। यदि इसमें एक अक्षर पहले ही घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो एक नेम का वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जी तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के ही किया जा सकता है। तो आप अपने उस बच्चे के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आपका बच्चे आने वाले टाइम का भविष्य है, तो अभी उसी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो उसकी वाइब्रेशन किस नाम पे बैठती है, जी। तो आप उसका नेम अभी ऐसा वैसा रख देंगे तो आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें उसकी कम हो जाएंगी। जी। अब उसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक बात मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें करना क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे हमारी लाइफ में हमारे मित्र होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स की आपस में मित्रता शत्रुता है, जी जी। ग्रहों की आपस में मित्रता शत्रुता है, नक्षत्रों की आपस में मित्रता शत्रुता है, 12 राशियों की आपस में मित्रता शत्रुता बिल्कुल। है। और जब भी आप किसी संकट में होंगे तो आप सबसे पहले किसको फोन करेंगे? अपने घर वालों को मित्र जो मेरा खास होगा जो बिल्कुल सबसे खास मित्र होगा, ये शत्रु करेंगे, जी अपने मित्र करेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपकी क्या हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है कि आप अपने मित्रों को अपने पास में रखिए जी। और दुश्मनों को अपने से दूर रखिए। और जान जो खराब ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं वो आपके सबसे ज्यादा नजदीक रहना चाहते हैं। अच्छा और यदि एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ये कोच आपकी हेल्प करते हैं कि आपके पास मित्र मंडली ज्यादा रहे। यदि आप जैसे ही रोड पे निकल रहे हैं और आपके पास 4 से 6 कमांडो है तो जल्दी से आतंकवादी या सामने वाला आप पे आक्रमण नहीं करेगा और बिल्कुल सामने वाला आपके आतंकवादी या कोई भी आप फरार करना चाह रहा जी। है और आप अकेले घूम रहे हैं तो तुरंत आपके ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल तो एस्ट्रोलॉजी ये हेल्प करती है आपको कि किस तरीके से आप मित्र ग्रहों को अपने पास में जी। रखें, मित्र मंडली को अपने पास में रखें। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर का, अक्सर लोग कहते हैं कि 8 नंबर दुश्मन है, मान लीजिए 1 नंबर का 7 नंबर दुश्मन है, 1 नंबर का 4 नंबर दुश्मन है, जी जी। तो उनके मित्र रखे तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो आपको डेट ऑफ बर्थ का नंबर का टोटल 3, 5, 6 पे जी। या 9 पे रखना चाहिए। जी तो जिससे क्या होगा कि मित्र ग्रह आपके पास में आ जाएंगे। आपको वैसे मोबाइल नंबर रखना चाहिए, आपको वैसे ही सिग्नेचर रखना चाहिए। जी। बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी ये नाम की आप बात कर रहे थे ना कि नाम से बहुत इफेक्ट पड़ता है, अभी ट्रेंड भी है, हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करी और जब उनका करियर डाउनफॉल पे था, जैसे नेम स्पेलिंग चेंज हुई उनका अप हो गया। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? देखिए, मैं आपको फिर कहता हूं, मित्र शत्रु आपका, मान लीजिए कि नाम आपका आमिर खान है, बिल्कुल। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9/12/93 आपने भी लास्ट टाइम पूछा जी। तो 9 का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शनि। 8 तो नंबर आपके नेम डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 पे आ रहा है नेम का, तो आपको लाइफ में संघर्ष देखना पड़ेगा। अच्छा आपका डेट ऑफ बर्थ नाम का टोटल 4 पर आ रहा है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट लेट आएंगे। तो ये आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख बताया जाएगा। उसमें यदि हम एक अक्षर को आगे पीछे कम ज्यादा कर देंगे, हाँ जी। उस नंबर का जो टोटल है वो आपका फ्रेंड नंबर हो जाएगा। ओके तो इसी प्रकार से आप अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन कर सकते हैं, हाँ। कंपनी जी। का नाम रख सकते हैं, आप गाड़ी का नंबर रख सकते हैं, मोबाइल नंबर रख सकते हैं, घर का नंबर। अभी मैं कल जोधपुर में था, वहाँ पे किसी की कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी करके आया। जी मेरे आने से पहले वो लाखों करोड़ों रुपए वास्तु कंसल्टेंट को दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हाउस नंबर ही नहीं देखा। उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ 9 थी जी। और उनकी जो घर का नंबर था वो 2 पे था। जी अब 9 का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो 2 है। अच्छा कैसे? 9 जो नंबर है वो मंगल का है, और मंगल क्या है? फायर एलिमेंट है। फायर जी। और जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का है, चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, और फायर और वाटर एलिमेंट सबसे बड़े आपका दुश्मन है। जी। मैंने सबसे पहले बोला कि इसकी नेम की वाइब्रेशन, घर की वाइब्रेशन चेंज करो। वास्तु तो बात की बात है, हाँ हाँ आप अपना घर का नंबर तो चेंज करो। जी जैसे ही उसका मैंने नंबर अभी चेंज कराया है, अभी कल ही मैंने नंबर चेंज करा के आया हूँ, अच्छा और आज सुबह उसका फोन आ रहा है कि जी। सर मेरे को रात को नींद ही बहुत बुरी। एकदम मतलब इम्पैक्ट तुरंत हो जाता है लाइफ में। वो कहता है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हाँ। जैसे परेशान था, उसका तुरंत फोन आया आज मेरे पास। और मैंने सबसे पहले, मैं किसी के पास वास्तु करने जाता हूँ, सबसे पहले उसके घर की बात की नेम प्लेट लगवाता हूँ।
जी तो नेम प्लेट, अब नेम प्लेट कौन से तत्व की होगी? यदि आपका घर ईस्ट खुलता है तो लकड़ी की होगी, वेस्ट खुलता है तो मेटल की होगी, यदि आपका घर साउथ खुलता है तो कॉपर की होगी, यदि आपका घर नॉर्थ में खुलता है तो एल्यूमिनियम की होगी। शायद इतना तो कोई जानता भी नहीं है। अच्छा, शेप भी मैटर करती है इसके अंदर। ईस्ट होगा तो उसका रेक्टेंगल होगा, यदि वेस्ट में होगी तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे गोल लगाएंगे जी। और उसके बाद उसके घर की नेम प्लेट होनी चाहिए। आचार्य जी, जैसे अभी वास्तु की बात कर रहे हैं हम, तो वास्तु पे क्या होता है, जनरली बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कहते हैं अगर आपका ये किचन का डायरेक्शन सही नहीं है तो आप ये तोड़ दीजिए, उस डायरेक्शन से बनवा लीजिए। तो तोड़ फोड़ करना सही होता है कि नहीं वास्तु में? तोड़ फोड़ भी, और साथ में वास्तु के टाइप्स भी मतलब कितने होते हैं वो भी इसमें है। क्वेश्चन किया, ये आज की सबसे अच्छी ये डिमांड है जी। 90% लोग ये जानते हुए भी कि उनके घरों में वास्तु दोष हैं, जी। उसके बाद भी वो इसलिए वास्तु दोष का निवारण नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है घर में तोड़फोड़ होगी। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम, जिस प्रकार से आज देखो ना बहुत सारे ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के हो रहे हैं, आप देखो ना, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है, वास्तु एक ऐसी साइंस है, इसमें रोज नए रिसर्च हो रहे हैं। जी। आज की डेट में आप घर में कोई भी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। जी। आपके नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है तो उसका भी बिना तोड़फोड़ से इसका इलाज संभव है। बताया जाता है अगर आपका जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ ईस्ट में गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसकी दिशा अलग होनी चाहिए, तो बिना तोड़फोड़ के हम दरवाजे की दिशा चेंज करें, बिना इसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बोला, अभी मैंने एक बहुत ही यंग एक वास्तु एक्सपर्ट है जिसको वो अक्सर लोगों को ये कहकर डरा देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर हो गई होगा, साउथ ईस्ट का घर होगा तो आपके घर में एक्सीडेंट हो गई होगा, साउथ वेस्ट का घर होगा, कॉर्नर का घर होगा तो आपके जो मालिक की डेथ हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको इस तरीके से नेगेटिव या भ्रामक लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक प्रॉमिस होता है कुंडली में जी। वास्तु और न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक बूस्टर है जी। जैसे आप खाना खाने जाते हैं 5 स्टार होटल में जी, लेकिन बेसिक चीज क्या है? खाना। बिल्कुल। बेसिक चीज क्या है? खाना है, रोटी और दाल सब्जी जो हम खा रहे हैं। उसके बाद आपने जो चटनी लगा रहे हो और जो आप उसके साथ में पिज्जा मंगा रहे हो या वो सैंडविच खा रहे हो, वो वास्तु और न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी ही बेसिक चीज है जी। 50% काम आपका एस्ट्रोलॉजी करेगी, उसमें 20% 25% काम वास्तु का है, 10% काम न्यूमरोलॉजी का है और 15% काम आपके एलिमेंट का है। तो ज्योतिष एक इम्पोर्टेंट माध्यम है इनका पार्ट है। यदि आप एक बात बताइए कि आप दिल्ली में भी पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आप गुड़गांव में चले जाइए, आप दिल्ली किसी भी सिटी में चले जाइए, 90% लोगों के घरों में आपको नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, कैंसर हो गया। तो अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ से, जैसे आप बता रहे थे ना कि न्यूमरोलॉजी से इतना फर्क पड़ता है, तो क्या मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा जॉब सेलेक्ट करना चाहिए, सब उस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है आपको जॉब कौन सा करना चाहिए, आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए। आप देखिए ना, एक आदमी तो कोई भी काम करता है उसके काम सारे सीधे पड़ते हैं और एक काम जो भी काम करता है उसके काम उल्टे पड़ते जाते हैं। आपको ये देखना है कि आपका पैसे देने वाला ग्रह कौन सा है, और यदि आप उसी ग्रह का काम करते हैं तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। और यदि आपने उसके दुश्मन ग्रह का काम कर लिया तो 1 - 1 आप 0 हो जाते हैं। आप देखो ना, एक आदमी तुरंत करोड़पति हो जाता है, एक आदमी करोड़पति हो जाता है। अब इसका इफेक्ट कैसे आता है? कभी कभी क्या होता है कि आपकी दशा भी इसमें इंपॉर्टेंट करती है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप अपने मित्र ग्रहों का काम कीजिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या हुआ कि किसी के 11वें घर में गुरु बैठा हुआ था और चंद्रमा बैठा था उसका 8वें घर में, और वह चावल का काम कर रहा था। मेरा गुजरात का क्लाइंट है, उसकी चावल की फैक्ट्री है, तो मेरे पास आया, मैं बड़ा परेशान हूँ साहब, मेरा काम चलता ही नहीं, मेरे पैसे डूब जाते हैं, मेरे काम हो जाता है। तो मैंने उसको बोला कि चावल का रंग पीला कर दे। अच्छा, क्यों? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। उसको मैंने इतना सा बोला, कहता था मैंने कहा चावल का बंद नहीं कर सकता, इसमें करोड़ों रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मैं इस काम को बंद नहीं कर सकता। तो मैंने से बोला आप एक काम करो, व्हाइट चावल आपने नहीं बेचने हैं क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। आप चंद्रमा से रिलेटेड, चावल से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो काम आपका नहीं चलेगा। और 11वें घर में बैठा था उसका गुरु का मतलब पीला। तो साहब अभी 6 महीने की पुरानी बात है, उसने चावल का रंग पीला कर दिया, बैग का रंग पीला कर दिया। आज उसका काम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आता है। लेकिन भूषण जी की ये तो चावल की बात हुई, ऐसा कोई प्रोफेशन है जो हमने बहुत पहले से शुरुआत कर दी है, जॉब की हमने शुरुआत कर दी है, अब बहुत आगे तक वहाँ पर आ गए हैं पर लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। अब वो हो सकता है कारण कि हमारे न्यूमरोलॉजी में वो सेट नहीं हो रहा हो, तो फिर उसका क्या हम हल निकाल सकते हैं? फिर बता रहा हूं ना मैडम, यदि आपने काम शुरू कर दिया है और बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी बनी ही ऐसी इसलिए है कि आपको कोच करे, आपको डायरेक्ट करे। अब एस्ट्रोलॉजी मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी गणेश जी के आदेश पर पाराशर जी ने लिखी थी और उसके साथ में धन्वंतरी जी साथ बैठे थे। पाराशर जी थे, उन्होंने ज्योतिष लिखा था और धन्वंतरी जी ने आयुर्वेदा लिखा था। उन दोनों की कुटिया बिल्कुल बगल बगल में थी। जैसे ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि आपने पुराने जन्म में ये किया, इस जन्म में ये किया, तो आपको इस कर्मों को फल भोगना पड़ेगा। तब मार्कंडे जी घबरा गए, मार्कंडे ऋषि जी वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बोला कि सब एस्ट्रोलॉजी लिखी जा रही है, सबका भविष्य बताया जा रहा है, सब चीजें हो जा रही हैं, तो किसी को अपने कर्मों का भुगतान या कर्मों की माफी मांगनी है तो क्या करे? तो ब्रह्मा जी ने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है,
तो ब्रह्मा जी ने फिर मार्कंडेय की बातें विचार करते हुए गणेश जी से बात करके उन्होंने बोला कि इसको अपने जो कर्मों का प्रायश्चित करने का फल तो दो। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की यूथ क्या कहती है कि जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो होगा ही होगा, ये एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतनी हेल्प करती है कि जो चीज़ें बड़ी आपकी एस्ट्रोलॉजी में लिखी है वो भुगतनी है, आप उसको 20 साल में डाइल्यूट कर सकते हैं। यहीं पर मेरा एक और सवाल है, जैसे एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि कर्म अगर आप अच्छे करें तो क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कर्म पे? जो आप अभी अच्छे कर रहे हो उसका आपको फल अभी नहीं मिलेगा, उसका फल आने वाला टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा कई आप देखें ना बहुत अच्छे कर्म करने के बावजूद भी दुख पे दुख पीड़ा कर रहे हैं। जी मैंने एक एंकर को सुना था, उसके 8 ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी उसकी डेथ भी हुई है। तो उसने क्या कर्म बुरे कर दिए। आप देखो ना, एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते उसके साथ पीड़ाएं शुरू हो जाती है। एक आदमी जन्म लेते उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। तो क्या करेगा बंदा वो। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजें बताई गई हैं कि यदि आपने पुराने जन्म में कोई आपके पूर्वजों ने या आपने बुरे कर्म कर दिए तो आपको जन्म में भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आप उस देवता के पास चले जा सकते हैं, जाएंगे तो वह आप उन चीज़ों को डाइल्यूट कर सकते हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, जैसे आपको एक घर लेना है, घर है 5 करोड़ रुपए का और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 4 करोड़ रुपए कौन देगा? किसी न किसी से उधार बैंक देगा। बैंक देगा। आप बैंक ने आपको 4 करोड़ रुपए दे दिए और आपने बैंक लोन ले लिया और आपने घर पे रहने लगे, ठीक है। अब आपको किस्तें कैसे भरनी है, लोन कैसे भरना है? खुद से किस्तों कमा के। से। तो आपका घर तो बन गया ना अभी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि 4 करोड़ आपको माफ हो गए। नहीं, तो जैसे ही आपने किस्तें नहीं भरी तो बैंक वाले क्या आ जाएंगे, घर बंद करने। घर बंद कर देंगे, घर नीलाम कर दो। ऐसी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ये कोच के रूप में गाइड काम करती है, गाइड के रूप में काम करती है कि बेटा तेरे को चाहिए तो खुशियाँ मेरे को सब अभी चाहिए और दुख है मुझे किस्तों में देने हैं। खुशी आ गई ना, घर आ गया आपके पास, और जो लोन है आप किस्तों में दे रहे हो। तो इसी एस्ट्रोलॉजी को समझने की जरूरत है दोस्त, ये लॉजिक से समझने की जरूरत है। एक मैं आपको बताता हूँ, नंबर्स की बात करते हैं। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि 1 का दुश्मन कौन है? जी 8। 1 का 8। सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शनि। मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिसकी कुंडली में भी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं वो अभी चेक करें, उनमें से 90% लोग रिचेस्ट लोग हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। अच्छा। जिसको सूर्य का साथ शनि का मिल गया, 2 ही सबसे बड़े ग्रह हैं, दोनों आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं। अब जितने एस्ट्रोलॉजर सबसे जाते पहले बोलते तेरी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा बैठे थे तो बट्ठा बैठ गया। और मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं है। सूर्य शनि के 90% लोग चेक करें कि या तो बहुत बड़े डॉक्टर होंगे या कॉन्ट्रैक्टर होंगे या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। उसके माइनस पॉइंट है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमें दूर करने पड़ेंगे। और सूर्य हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें वहाँ पे ऐसे ग्रह को बिठाना है जो सूर्य का भी मित्र है और जो शनि का मित्र है। बताइए ऐसा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल अच्छा, जैसे अभी आपने राजयोग की बात करी है ना, मेरा इसी से एक सवाल आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा। राजयोग कहते हैं जिसकी कुंडली में राजयोग है वो करोड़पति रहता है, उसको किसी तरह परेशानी नहीं आती। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, राजयोग अधिकतर लोगों की कुंडलियों में है लेकिन फिर भी वो परेशान है, फिर भी पैसा नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको यही तो कहता हूँ कि जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी आज से पहले लिखी गई थी राजयोग के बारे में, ये राजयोग तभी था जब आप राजा मारा जाते जी। आज जो कलयुग है ना, वो कलयुग का जो देवता कौन है? राहु देवता जी। राहु देवता कहता है कि मुझे राजयोग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तेरे को क्या चाहिए। आप ये बताओ, मैंने अभी क्या बोला कि चंद्रमा शनि सबसे बड़ा विषय हो गया। हाँ, आप चंद्रमा शनि का काम कर लो, आपका विषय खत्म हो जाएगा। चंद्रमा शनि का मित्र कौन है? गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह। आप चंद्रमा शनि के बीच में गुरु ग्रह बिठा दीजिए, दोनों की दोस्ती खत्म, शत्रुता खत्म जी। चंद्रमा का मित्र कौन है? गुरु। और शनि का मित्र कौन है? गुरु। दोनों के बीच में काम कर दिए, उनको दोनों की दुश्मनी खत्म। सूर्य शनि का मित्र कौन है? बुध ग्रह। आप सूर्य और शनि जिस भाव में बैठे हैं वहाँ बुध की प्लेसमेंट कर दीजिए, दोनों की दुश्मनी खत्म। आप इस प्रकार से आपको ये चेक करना है कि कौन उन दोनों के बीच का शत्रु है और आपको किसको लाके बिठाना है। अच्छा। राजयोग क्या है? अब राजयोग की बात करते हैं। गुरु चंद्रमा जी सबसे बड़ा राजयोग है। जिसकी कुंडली में गुरु चंद्रमा बैठ जाए इससे बड़ा राजयोग नहीं है। जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र बैठ जाए इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पैसा नहीं कमा रहा। इसका मतलब क्या है? एक राजयोग थोड़ी, राजयोग तो आपको एक इफेक्ट दे रहा है, एक अच्छे उसके फायदे आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में 6 आपकी कुंडली में जो बैड इफेक्ट्स हैं वो भी तो आपको देखने पड़ेंगे। जब तक आपने एक घर के अंदर गुरु चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं और बाहर से लोग लगा हुए तो कैसे पैसा देंगे वो? जब तक उससे बाहर ही नहीं निकलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये देखना है कि उनको ताला कौन लगा के बैठा है, उसकी चाबी किसके पास है। अब इसकी शत्रुता कैसे होती है? जैसे आप यहाँ पे 3 लोग बैठे, हम 4 लोग बैठे, ताला तो आपने लगा दिया, आप चाबी किसको देके चलेंगे? इसको देके चलेंगे। और इन्होंने चाबी किसको दे दी? इसको मुझे दे दी। तो ताला तो इनसे तो नहीं खुलेगा ना, बिल्कुल ना आपसे खुलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, इनको पकड़ा जाके, हाँ ताला लगाया मैंने भैया, लेकिन चाबी नहीं है, चेक कर ले।
राशि दे दो। ये कहेंगे भाई इसको दे दी थी, कहा हाँ दी थी मेरे को, लेकिन है नहीं, चेक कर ले। मैं आपको ये कहता हूँ दोस्त, एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। मैं एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं आया था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना था, क्योंकि मेरे को खुद को एक अपने वाई का जवाब चाहिए था कि ऐसा लाइफ में क्यों होता है। और उस वाई का जवाब जब मैं निकलने लगा तो मुझे ऐसे ऐसे रहस्य जवाब एस्ट्रोलॉजी में पता लगे जो आज तक खुले ही नहीं है। बिल्कुल। और आज भारत जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा विश्व गुरु है, आज देखिए उसी को फॉलो करके पूरा वर्ल्ड टैरो कार्ड चल रहा है, स्विच वर्ड्स बोले जा रहे हैं, और चाइना में फेंग शुई चल रहा है, जापान में कोई एक नई टेक्निक चल रही है, और जबकि ये सब चीज़ें भारत की हैं और हमें भारत की संस्कृति को अपनाना चाहिए। दोस्तों आप देखिए हमारी संस्कृति में अभी स्विच वर्ड बोले जा रहे हैं कि ये बोलो, ऐसा कौन वाला ऐसा बोल दो। अरे भैया उससे अच्छा मंत्र तो भारत की संस्कृति में दिए गए हैं, आप उसको अपनाइए ना, और उसी को अपना के आप लखपति करोड़पति अमीर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसका प्रॉमिस आपकी कुंडली में होना चाहिए, और प्रॉमिस नहीं है तो प्रॉमिस बनाए जा सकते हैं। जी। जो लोग स्विच वर्ड आपने जैसे बात करी, बहुत सारे लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ न्यूमरोलॉजी में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनको 11 बहुत ज़्यादा लग के मानते हैं, या कोई स्विच वर्ड वो बार बार रिपीट करते रहते हैं ताकि उनके साथ निगेटिविटी भी दूर रहे और जो चाहते हैं उन्हें मिल जाए। तो कितना इंपॉर्टेंट है स्विच वर्ड और न्यूमरोलॉजी इसमें जो वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं? मैं स्विच वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं मानता हूँ जी। पहले बातों से, क्योंकि स्विच वर्ड मुझे अपनाने की जरूरत क्या है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिष तो इस चीज़ को कहते हैं ना। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं ना, हम स्विच वर्ड को क्यों बना रहे हैं जी। क्या हमारे मंत्र कम पड़ गए, क्या हमारी नॉलेज कम पड़ गई? हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना नहीं चाहते वो शॉर्टकट सब अपनाना, और शॉर्टकट कब तक काम आएगा? जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत बनाओ दोस्तों। जी। आपको घर में आग लग गई तो लिफ्ट काम करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी सीढ़ियाँ ही काम करेंगी। जी। आप जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाइए। ये स्विच वर्ड्स या इन चीज़ों के आप हमारी जो असली धरोहर है वो तो एस्ट्रोलॉजी है जी। और एस्ट्रोलॉजी से ही सब कुछ निकल कर आया है, बिल्कुल। और आपको इसी को ही अपनाना पड़ेगा। आप जितने भी स्विच वर्ड यूज करके सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन गए? मैं वही चीज है ना, क्यों एस्ट्रोलॉजर, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी है ना लवभूषण जी जो लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं कि आप ये स्विच वर्ड कर लो, ये वर्ड्स आपके लिए लकी हो जाएंगे, करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ होता तो मैं नहीं आपको ये तो कह रहा हूँ दोस्तों कि आपकी कुंडली ही सब कुछ है। बिल्कुल। आपकी जन्म तिथि कुंडली ही सर्वे सर्वा है, और जो न्यूमरोलॉजी और जो वास्तु है ये उसको बूस्ट करते हैं। आपको अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करना है उसमें न्यूमरोलॉजी काम करती है, उसमें वास्तु काम करता है। लेकिन यदि आपने एस्ट्रोलॉजी का सहारा नहीं लिया तो कुछ दिन तो भाई काम करेंगे, वापस से फिर आप वहीं और चीज़ें वहीं के वहीं। जी। अभी कुंडली की बात करें तो सबसे पहला सवाल जो कॉमनली हर इंसान जानना चाहता है कि अगर कुंडली नहीं मिलाते हैं तो क्या शादी टूट जाती है आचार्य जी? देखिए बिल्कुल सही बात है कि कुंडली शादी कुंडली मिलाकर ही करनी चाहिए। जी। अभी आपने रिलेशन का क्वेश्चन लिया था, उसको भी अभी लेते हैं। बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें मैं एक आपसे अपवाद वाली जो कंट्रोवर्सी वाली बात कहेंगे कि यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सामने वाला भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो आपको कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। यदि ये क्यों? आपका प्यार राधा कृष्ण का है, आपका प्यार लैला मजनू का है, यदि उस लेवल का है तो ऐसा आप क्यों क्राइम कर रहे हैं? पहचाने कि हमारा प्यार जो है राधा कृष्ण के तो आप जानते हैं ना, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, वो आप पहचान। वो आप देखिए ना आपका प्यार कितना है। यदि आपने वहाँ पे कुंडली मिलान का काम कर लिया तो दोस्तों आपकी कुंडली में तभी आ गया ना। जी। आप बात को समझे जी। यदि आपकी भावना में त्याग की भावना है तो फिर कुंडली तो वहाँ पे तो भगवान आपके साथ वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली मिलाना जरूरी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। लेकिन आपका यदि प्यार ऐसा है तो वहाँ पे देवता भी आपके साथ में हो जाएंगे। मतलब हमें अगर अपने लव मैरिज पे, अपने पार्टनर पे विश्वास है, तब अगर आप लव मैरिज करना चाहते तब कुंडली मिलवाइए मत। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्शियल बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुंडली मिलानी चाहिए, लेकिन आपका प्यार सच्चा है, आपके पार्टनर का प्यार सच्चा है। आप कहते हैं अब ये कैसे जाने? ये तो आप जानिए, आपका पार्टनर जाने। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा भी तो होता है, कुंडलियां मिलवा ली, सब कुछ ठीक है, शादियां भी हो गई, आफ्टर मैरिज नहीं बन पाती है, वो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है, तो वहाँ किसका दोष है जी? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुआ क्या भारत में जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसको हम अपने लो लेवल पे लेके चलते हैं जी। आज हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी क्या है? सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ नंबर है जी। आपने बोला कि मुझे शादी करनी है जी एक फलाने बंदे से, आपने बोला कि मुझे फलाने, आप पंडित को क्या बोलते हो कि मेरी ये कुंडली है, इसको मिला दो, जी। इसको मिलाना ही मेरा काम है। आप बोलो कि पंडित जी आप दक्षिणा ज़्यादा ले लो, इसकी कुंडली मिला दो, तो वो क्या कहता है कि ठीक है, पंडित जी कहता है ठीक है इसको मैं उपाय कर देता हूँ मान लीजिए। अरे भैया जिसकी कुंडली नहीं मिली है, यदि किसी में भृगु दोष है, जिसमें नाड़ु दोष है, उसे उपाय है ही नहीं है। अच्छा, उपाय नहीं है उसको, कुछ के उपाय हैं और कुछ के उपाय नहीं है। और दूसरा, यदि आपका चंद्रमा का नक्षत्र उसके वध में बैठा है तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी। आपने भाई दोष की बात करते हैं, एक सबसे कॉमन है मांगलिक दोष देखिए, कि लड़कों की शादी, अगर मतलब कोई लड़का मांगलिक है उसकी शादी मांगलिक से कराइए, अगर लड़की भी मांगलिक है तो तभी शादी टिक पाएगी। पहले तो मांगलिक दोष क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। जी।
कि मांगलिक दोष होता क्या है। अभी 90% लोग मांगलिक दोष नहीं जानते क्या होता है, और साढ़े सती क्या होता है ये नहीं जानते क्या होता है। मेरे पास लोग आते हैं कि सर मेरी शनि की साढ़े सती चल रही है। मैंने कहा तो तेरे तो शनि की साढ़े सती लागू ही नहीं होती, चल कैसे रही है। तो पहले मंगल की दशा को समझते हैं कि मांगलिक दोष क्या होता है। जब भी मंगल चौथे घर में होता है, 7वें घर में होता है, 8वें घर में होता है, 12वें घर में होता है, ऐसी स्थिति में मंगल खराब होता है। जी। मंगल कौन सा प्लैनेट है? अग्नि का प्लैनेट है, और अग्नि आपकी क्या होगी? खराब होगी, दूषित होगी अब आपकी। तो आदमी क्या आएगा? गुस्सा ज्यादा आएगा, आदमी लड़ने पिटने वाला होगा, आदमी के काम ज्यादा नहीं बनेंगे, आदमी थोड़ा सा हार्डवर्क करेगा, थक जाएगा। पर मांगलिक दोष का असर पड़ता है। शादी तो ठीक है, हम शादी सब जगह पड़ेगा, आपके हर जगह पड़ेगा, प्रोफेशन प्रोफेशन पे भी पड़ेगा, आपके काम पे भी पड़ेगा, आपके भाइयों के पड़ेगा। ऐसे लोगों के भूमि के विवाद हो जाएंगे, भाइयों से विवाद हो जाएगा, जगह का रेंट पे देगा, किराएदार उसे डिस्प्यूट कर लेगा। पे ठीक कैसे किया जाए फिर? मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंगल खराब है, जितने भी कोर्ट केस है ये मंगल के कारण होते हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, कर्जा होता है, ये मंगल के कारण होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि राहु खराब है तो तेरा होता है। अरे भैया राहु जैसा तो प्लेनेट ही कोई नहीं है, राहु जैसा कोई ग्रह नहीं है। जितने भी मंगल अमंगल हो जाए तो आपका काम खराब होता है। मंगल क्या हो जाए? अमंगल हो जाए। क्या राहु के बारे में ऐसी कोई बात है? क्या सूर्य के बारे में ऐसी कोई बात है? क्या शनि के बारे में कोई ऐसी बात है? सिर्फ मंगल के बारे में। सबसे जो खराब मैं ये कहता हूँ, मंगल जो सब 9 ग्रह में यदि एक ग्रह ऐसा है वो खराब हो गया तो 8 ग्रह भी अच्छे हैं तो आपकी कुंडली अच्छी नहीं है जी। इतना बैड इम्पैक्ट है। मंगल भवन या मंगल हारी, ये जो लाइन है किसी 8 ग्रह के बारे में बोलेगी तो बता दो आप मुझे। अभी तक तो शायद हमने भी नहीं सुनिए, बता दीजिए। पर लेकिन जनरली जितने भी एस्ट्रोलॉजर हमने कॉमनली सुना है कि राहु ग्रह आपका खराब है। मैं कहता हूँ राहु को बदनाम कर दिया मैडम जी, राहु को बदनाम कर दिया। आज की डेट में कलयुग में राहु देवता है। आज के देखो, पहले तो आप वो विचार समझिए, पहले कौन कौन से युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। वो किन के युग थे? देवताओं के। और अब किसका युग है? दानवों का। आज देखो ना, सब कुछ काला काला। आपने देखो क्या पहना हुआ है? काला। मैडम ने क्या पहना हुआ? काला। लोग कहाँ सो रहे हैं? दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। लोग ट्रैवल कब करते हैं? रात को करते हैं। पार्टियां हो रही हैं, जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है, आईपीएल के मैच हो रहे हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी सब लग रहा। तो पहले क्या सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में था क्या चीजें? रात में लोग कहते थे जैसे संध्या का टाइम हो आ वहीं पर रुक जाओ। रात के टाइम तो युद्ध भी नहीं होते थे, खाने के लिए भी नहीं कहा जाता था। और आज जितनी मिसाइलें रात को गिरी जाती हैं, रात को बनाई। तब क्या था? जितना से बड़ा युद्ध भी था, महाभारत का युद्ध भी था, तो संध्या काल में उसको विराम दे दिया जाता था। वो कितने राहु का टाइम है, इसको बंद कर दो। आपने अगर जैसे अभी मेंशन किया आईपीएल के मैच हो रहे हैं, तो आईपीएल मैच में अगर ऐसा है किसी खिलाड़ी को मैच में आगे सक्सेस या फिर जीतना है, जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आए, आपके पास आए, तो किस हिसाब से आप उनकी मदद किस तरह से कर? देखिए, मैं आपको एक बात आपके यूट्यूब चैनल के बीच में से माध्यम से बात करना चाहूँगा कि चाहे वो आईपीएल का मैच हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई भी कैंडिडेट हो, तो एस्ट्रोलॉजी में वो सारी संभावनाएं हैं कि आप ऊपर वाले से वो सब चीज़ें ले सकते हो। गर्मी है, आप एसी का बटन चलाओ तो एसी नहीं चलेगा क्या जी? यदि आप यहाँ तो गर्मी में रहो और पंखे के झूलते रहो या फिर एसी चलाओ जी। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है वो उन चीज़ों को लेने में जो आप चाहते हो जी, बशर्ते आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाइए। लेकिन हाँ, नहीं मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास 2 टीम आ जाए, अगर मान लीजिए सपोज कोई 2 टीम की प्लेयर आ जाती है और कहती है कि मुझे जीतना है मैच में, तो कैसे क्या करना होगा? हाँ, दोनों अलग अलग टीम की। मान लीजिए राजस्थान रॉयल आ जाएगी, चंडीगढ़ वाली, ये पंजाब वाली को टीम आ गई, तो हम एक टीम को लेंगे जी। हम दूसरी टीम को रिजेक्ट कर देंगे कि भैया अब हमें एक टीम का, यदि हमारे से एक टीम का संबंध हो गया या रिलेशन हो गया, मतलब उसने बोले क्लाइंट बन गया, तो हम दूसरी टीम को क्यों लेंगे? हम यही तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी कहता हूँ कि जहाँ शनि क्या कहता है? चालाकी। अब मेरी बात बताओ, सबसे जो चालाकी वाला प्लैनेट कौन सा है? शनि। अच्छा। लोग कहते हैं चालाकी कौन देता है? शनि। शनि आपका मजबूर करता है चालाकी करने में, बेईमानी करने में और क्रूरता करने में। और आपने वो कर दी तो शनि कहता है तू आगे आगे मैं तेरे पीछे। और आपने कहा चालाकी मैं नहीं करूंगा, अपना कभी ईमानदार से करूंगा, तो शनि कहता है मैं आगे आगे तो मेरे पीछे पीछे, आ तेरे काम तो मैं डबल ट्रिपल करता हूँ। ठीक है, दोनों टीम है, अगर एक टीम को आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो अगर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है जाए तो मुझे, अरे ये तो फील्ड है ना खुला, आज देखते हैं किसके बाजू में कितना दम। आप, मैं तो सीधा से मेरा लव भूषण एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, वो कैसे इसका सॉल्यूशन होता है? देखिए, मैं तो उसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से भी करूंगा, वास्तु से भी करूंगा,
न्यूमरोलॉजी से मैं बोलूँगा कि आप अपने जो खिलाड़ी है, हर आदमी का एक डिजायर फुलफिलमेंट जोन होता है। जी ठीक है, मान लीजिए कि पंजाब की बात करते हैं, उसका मालिक है फलाना कोई भी, राजस्थान रॉयल की बात करते हैं, या रॉयल चैलेंजर ने आज तक एक भी कप नहीं जीता, उनकी बात करते हैं, तो उनके मालिक तो है ना कोई जी जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है, हमने पकड़ा, उनका एक डिजायर फुलफिलमेंट जोन है। हमने उस डिजायर फुलफिलमेंट जोन में हमने कोई अपनी एक्टिविटी करनी है, वहाँ लगा दिया। ऐसे ही उसका पैसे का जोन है, ऐसे ही उसका नेम एंड फेम का जोन है, ऐसे ही उसका लॉस का जोन है, हारने का जोन है। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ, जितने भी लोग लगातार मैच से हारे, उनके ऑफिस के अंदर वास्तु दोष होगा। उन्हें अपनी खिलाड़ियों की टीम की फोटो हारने वाले जोन में लगा दी होगी। अब आपने सिंपल वास्तु वाले को बुलाया, उसने क्या बोल देना कि भाई साउथ वेस्ट में बैठ जाओ, भैया नॉर्थ में बैठ जाओ, ये भाई सब अब ये वास्तु चेंज हो गया है। अब वास्तु से नहीं, वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है। जी जी तो अलग मैंने सुना कि मतलब क्रिकेटर्स के लिए भी वास्तु इंपॉर्टेंट रहता है। मैडम आप एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बोला है कि दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके के गेम होते हैं, दो तरीके के कलाकार होते हैं। एक कलाकार जो शरीर से खेलते हैं, हाँ। और एक कलाकार जो माइंड से, अकेले माइंड से खेलते हैं, जैसे शतरंज है, तो उसमें किसी प्रकार की आपको यूज नहीं करनी कुछ भी। जी ऐसे चीजें जिसमें आपकी बॉडी का भी जरूरत हो और माइंड का भी जरूरत हो, तो वो उसमें कौन सा प्लेनेट है? मंगल, शनि और गुरु। जी और ऐसा गेम जिसमें आपकी बॉडी का यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंड का यूज है, वहाँ पे क्या आ गया? बुध और शुक्र। अच्छा, माइंड का यूज़ भूषण जी पॉलिटिक्स में भी होता है। और हम ऐसे भी कहते हैं कि हम जब पैदा हो जाते हैं तो हमारी जो भी करना धरता है, जो वो पहले से ही तय हो जाती है, हमारी कुंडली में ही तय हो जाता है कि आप ये करने वाले हैं। पर अगर बात ऐसे आए कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, उसको तकलीफ़ें आ रही हैं, तो वो कैसे एस्ट्रोलॉजर की मदद से जो है अपने चुनाव में जो है आगे जाके जीत हासिल करने के लिए आपकी मदद किस तरह से ले सकता है, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? आज आपको ना एक पॉलिटिशियन के बहुत अच्छा राज बताता हूँ, सुनकर मजा आ जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं बात लॉजिक से करता हूँ। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी मेरे ब्लड के अंदर है। आप कोई भी जो राजनेता है, वो आज ही अपना सूर्य चेक कर ले। जी किसी भी बंदे को राजनीति के अंदर सक्सेस मिलेगी तो एकमात्र ग्रह है, वो है सूर्य। यदि उसका सूर्य तुला राशि में बैठा है तो उसको मनोनीत किया जाएगा, उसको आगे पहुंचाया जाएगा, जी लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। अच्छा, वो हमेशा नाम के पीछे भागता रहेगा, उसको नेम भी मिलेगा, उसको झूठा नाम दिलाया जाएगा, उसको अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, उसका यूज किया जाएगा, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वो 20 साल के बाद देखेगा, वो क्या पता करेगा कि मैं तो पार्टी के लिए मैंने इतना कुछ काम कर दिया, मुझे आज क्या मिला, उससे अच्छा मेरे बच्चे सीख बिल्कुल। तो ये तुला आपके लिए, तुला राशि क्या है? शुक्र की है, और वहाँ पे उसका कौन होता है? शनि। जी। और सूर्य वहाँ पे क्या होता है? नीच का। तो ऐसे शनि को क्या, शनि सूर्य को कैसे डराता है, उससे दुश्मनी कैसे निकालता है, उसको प्रलोभन देता है, उसे देता है, उसका नेम एंड फेम देता है, पोस्टर में बैनर में बड़े बड़े नाम लगा दी जाते हैं, और जब टिकट मिलने की बारी आती है उसका नाम काट दिया जाता है, और बाद में उसको तसल्ली दी जाती है, उसको अध्यक्ष बना के उसका यूज किया जाएगा। जी इसका सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आपको अपने वजन के बराबर दलिया गाय को खिलाना है संडे के संडे। जी और कितने संडे खिलाना है ये तय होगा आपकी कुंडली देख के। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप चारा खिलाते रहिए, 100 काउंटर खिलाते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें हैं। आप सूर्य आपका 8वीं राशि में, वृश्चिक राशि में है, तो मतलब कि आपके पैसे भी लगेंगे। जब तुला राशि में तो क्या था, आपका सिर्फ टाइम लिया गया था, और सूर्य वृश्चिक राशि में आपका टाइम भी लगेगा और आपके पैसे भी लगेंगे, और आपका उसमें पैसे, लोग कहते हैं ना कि मैंने 8 करोड़ रुपये दिए टिकट लेने की, मैंने 5 करोड़ रुपये टिकट लेने की, उसमें मैं टिकट नहीं जीत पाया। अब बदनामी किससे होगी? 2 प्रकार से होगी, आपकी हार भी होगी और आपका नाम भी बदनाम होगा, आपका टाइम भी खराब होगा और आपका पैसा भी खराब। तो ये दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी को समझने की जरूरत है। जब तक आप इसको लॉजिक से नहीं समझते हो। अब मैं आपको पॉलिटिक्स की बात 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। जी हमारी कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव, 12 राशियाँ होती हैं, 16 जोन होते हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, एक अभी जितना भी इंडिया के अंदर वास्तु चल रहा है, एक बंदा है वो 16 जोन बताता है, और एक आदमी 9 जोन बताता है। और मैं आपको बताता हूँ, ना 9 है ना 16 है, ये जोन 12 है वास्तु में। इसको मैंने एक नई रिसर्च की है। यहाँ पे महावास्तु कौन लेकर आया? एक खुशदी मंसल जी लेकर आए थे। अच्छा। उसके बाद नंबर वास्तु कौन लेकर आया? ये हमने नरेश सिंगल जी लेकर आए थे। उसके बाद पिरामिड लेकर आया जतिन भट्ट जी लेकर आए थे। उसके बाद अलग अलग और लोगों ने बहुत सारे, दक्षिण भारत में केपी वास्तु चलता है, कृष्ण मूर्ति पातु। अच्छा। एलिमेंट वास्तु चाइना में लेकर चला गया था, चाइना में फेंग शुई जो फेंग। तो मैंने क्या किया मैडम, हुआ क्या कि सब जो एक ही ट्रिक को फॉलो करता हुआ एक ही ट्रिक को फॉलो कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को विनम्रता से काम किया। मैंने इन 5 लोगों से 6 लोगों से ट्रेनिंग ली। इसके अलावा मैं जो USA में
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करके नहीं आई है, जिसमें टक्कर बोलते हैं कि आपकी जो सीधी टक्कर चलती है। इसके अलावा लाल किताब वास्तु आता है। तो मैंने इन 6 से 7 टेक्निकों को पढ़ा। मैं आपको आज के चैनल में बताता हूँ कि मैं आपका इस दुनिया में भी नहीं बताऊँ कि मैं एक ऐसा ओनली एस्ट्रोलॉजर हूँ या वास्तु एक्सपर्ट हूँ जिन्हें सभी की सभी टेक्निकों से सभी के हाईएस्ट पैकेज लिए और उनसे मैंने पढ़ा। और उनको पढ़ने के बाद अपनी एक नई टेक्निक डेवलप कर दी। वाह। और उसका नाम रखा है मैंने मास्टर वास्तु। और जो मेरा लोगो है वो भी एनीटाइम वास्तु का। आपकी खुद की रिसर्च है? ये मेरी खुद की रिसर्च है। इसमें मैं अभी बुक भी लिख रहा हूँ, इसमें अभी काम भी कर रहा हूँ। ऐसी टेक्निक किसी के पास नहीं है। पर इसमें ऐसा क्या डिफरेंट क्या है? भैया इसमें बिना तोड़ फोड़ के वास्तु होगा। आपको कोई भी कहीं पे भी आपको अपने बाथरूम के अंदर कोई भी स्ट्रिप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमने ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आए हैं। हमने 16 जोन नहीं बनाए, हमने 9 जोन नहीं बनाए, हमने 12 जोन बना दिए। क्योंकि 12 राशि हैं, 12 चीज़ें हैं, जो नहीं 12 हैं, 12 से ऊपर बन ही नहीं सकते और 12 से कम नहीं बन सकते जी। उन्होंने क्या बनाए 9 बना दिए, क्योंकि 9 ग्रह हैं। बिल्कुल मैं चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं 16 को भी फॉलो करता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को टेक्निक करके मैंने एक नई अपनी टेक्निक बनाई है। आप उसमें मैं बताता हूँ कि आपको आपके जोन के अनुसार कहाँ बैठना है। जी। हो सकता है साउथ वेस्ट आपके 8वें घर का मालिक हो, अब जैसे ही साउथ वेस्ट में बैठोगे आपको कर्जा आ जाएगा, आपके ऑपरेशन होने शुरू हो जाएंगे, आपके एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। और मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट का घर लेने से कर्जा आता है। मैं कहता हूँ कि दी आपकी वो डायरेक्शन आपकी 11th हाउस में बैठी हुई है, तो जैसे आप साउथ वेस्ट का घर लेंगे अब अमीर पे अमीर बनते जाएंगे जी। लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट का घर, साउथ वेस्ट का जो घर है वो सबसे बुरा है, लेकिन ये चीज़ कहाँ से साबित होगी? आपकी कुंडली से। जी। मैं ये बताता हूँ सबका बेस कुंडली है, जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। इससे बढ़िया कोई विद्या नहीं है और इससे छोटी कोई विद्या नहीं है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु उसका बूस्टर करती हैं कि आपको मल्टीप्लाई होना है तो सबसे पहले तो आपको कुंडली ठीक करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करने में वास्तु और न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। यदि लेकिन आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी कर ली और आपने सिर्फ वास्तु कर लिया और एस्ट्रोलॉजी को अपने ध्यान नहीं दिया, तो दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए, साल 1.5 साल के लिए, 6 महीने के लिए आपका टाइम अच्छा चलेगा, लेकिन वापस टाइम का गोला फिर कराएगा। एस्ट्रोलॉजी से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। न्यूमरोलॉजी, और मैं आपको बताता हूँ जो न्यूमरोलॉजी है ये भारतीय ऋषि के द्वारा नहीं लिखी गई है जी। ये कीरो के द्वारा लिखी गई है। अच्छा। और कीरो कौन थे? क्या इंडियन ऋषि थे? आप देखो, आप नेम करेक्शन होता है क्या हिंदी में होता है क्या? नहीं, इंग्लिश में होता है ना। तो मैं ये आपको ये नहीं कहता कि नेम करेक्शन नहीं करना है, नेम करेक्शन करो, न्यूमरोलॉजी करो, लेकिन उसके साथ साथ में आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। तो मैं आपको कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और एलिमेंट। मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देख के बता दूँ कि आपके बॉडी में कौन सा विटामिन कम होगा। कैसे? जी बिल्कुल। देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या बताया? 9 12 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 7 और 6 नहीं है आपकी कुंडली में। आप अभी यंग हैं, आप अपने 7 और 6 का मतलब आपकी बॉडी में आयरन कम मिलेगा आपको। अच्छा। अब आगे चेक कर लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 भी नहीं है, आपकी बॉडी में वुडन एलिमेंट कम मिलेगा। 3 है तो 4 नहीं है, तो आप ऑर्गेनाइज थोड़े से कम है, आप डिसिप्लिन थोड़े से कम रहेंगे, आपको पैसों की चीज़ें थोड़ी सी कम रहेंगी। पैसा जिस चीज़ के लिए जोड़ोगे वहाँ ना लग के कहीं और लग जाएगा। रिलेशनशिप इशू आपकी लाइफ में जाता रहेंगे। शुरू में रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे लेकिन आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपको समय आपने अक्सर लोग सुना होगा, चलने के बाद बच्चों की बात करता हूँ कि बच्चों को बादाम खिलाओ जी। तो आप बताइए कि बादाम कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? ये तो सब लोग कहते हैं बच्चों को दिमाग बढ़ाना है तो क्या करना? सुबह खाने चाहिए बादाम। बादाम कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? बादाम शनि ग्रह से देखे जाते हैं। और बिल्कुल बच्चों को बादाम खिलाने चाहिए। और शनि का नंबर 8 है। आपके बच्चों को कम से कम भी 8 बादाम रोज खिलाने चाहिए। और आप देखो ना आज की डेट ऑफ बर्थ में बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं है। आप अपनी अभी आप देखना ना, उनके बच्चों में चालाकी नहीं है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है। अच्छा। आप अभी अपने चैनल के माध्यम से चेक कीजिए, उनके बच्चे वो लोग चालाक नहीं है। अच्छा। जैसा उनके दिल में होगा वो सामने वाले को वैसे अपनी बात बता देंगे। जैसे सामने वाला पूछेगा ना कि तेरी प्लानिंग क्या है, तो तुरंत अपनी प्लानिंग के चिट्टे खोल देंगे। और सामने उनको ना बात को गोल मोल करना नहीं आता है, उन्हें तोड़ मोड़ के बात नहीं करना आता है। अरे भैया जब तक आपके अंदर चालाकी नहीं है, तोड़ मोड़ के करके नहीं आओगे तो सेल्समैन कैसे हो गए? तो आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो चालाकी कैसे आएगी? तो चालाकी कौन देगा? शनि देगा। तो 8 बादाम, जो बादाम को भिगोने की बात बच्चों को देके की जाती है, बिल्कुल आप अपने बच्चों को 8 बादाम रोज खिलाइए। और बादाम ऐसे खिलाइए जिसमें ऑयल होता है। जो ये आप अमेरिकन बादाम खिला रहे हो ना जिसमें ऑयल ही नहीं है, आप 8 खिला दो, भले 16 खिला दो, भले 24 खिला दो, कुछ नहीं होगा। बादाम ऐसे खिलाइए जो मामरा गिरी असली वाली है, गुरबंदी गिरी असली वाली है। बच्चों को बादाम का तेल उसके दूध में मिला के पिलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर चालाकी आनी शुरू। तो मतलब हमारा कोई भी नंबर हो, हमारा न्यूमरोलॉजी जो भी होगा, लेकिन अगर हम 8 को
इन्वॉल्व करते हैं हमारी लाइफ में 8 नंबर को, तो हम चालाक बन सकते हैं। बिल्कुल ये बन कह सकते रहे हैं। हैं मैं कहता हूँ आप स्मार्टनेस, चालाकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपने क्या कहते हैं जिसे अपने बंदा Clever. नहीं देता है, अरे बंदा स्मार्ट था। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ज्यादा 8 जिसके अंदर होंगे वो स्मार्ट होगा, उसको लोग वैसे लाइक नहीं 8 की जगह 16 नहीं खाना है इस बात का ध्यान रखना। तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए, लेकिन स्मार्टनेस तो चाहिए ना। अपने जैसे बंदा आपको मिल जाएगा, बंदे से मिलकर मजा आ गया, बंदा स्मार्ट था। अब बिना चालाकी के 8 नंबर का इस्तेमाल आठ करें, नंबर 8 बादाम का है, मैं अगर मैं आपके आपको ये डेट ऑफ कहता बर्थ हूँ में नहीं है। कि लोग अक्सर मैं आपको बताता हूँ 1 नंबर का दुश्मन 8 है, लोग बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ एक सबसे बड़ा मित्र ही 1 का 8 है। और जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप उनसे पूछ ले कि 1 का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो क्या बोलेंगे 8 है। मैं बोलता हूँ कि 1 का सबसे बड़ा दुश्मन 1 है। ऐसा क्यों? 2 का सबसे बड़ा दुश्मन 2 है। आपने बोला कि कीरो ने लिख दी, ऐसा क्यों? उससे पहले बताना चाहता हूँ, कीरो ने जो न्यूमरोलॉजिस्ट लिख दी, इंडिया के अंदर किसी भी न्यूमरोलॉजी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको काट दे, क्योंकि उन्होंने सबने शॉर्टकट अपनाया। उन्होंने किसी ने अपने ऊपर आजमा के देखा ही नहीं। मैंने एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को अपने ऊपर लागू किया। मैं आज भी जो भी कोई रूल बनाता हूँ उसको सबसे पहले 100 लोगों पे अप्लाई करता हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बार अभी डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च मैंने अभी पूरी की है। मैं IMA में गया, वहाँ पे 500 डॉक्टरों की लिस्ट लेके आया, उनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ ली और मैंने चेक किया कि डॉक्टर है तो डॉक्टर क्यों है, ये सर्जन है तो सर्जन क्यों है, दांतों का क्यों है। जी उन 500 के ऊपर सर्च करके मैंने अपनी अभी एक रिसर्च बनाई। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि 1 का सबसे बड़ा दुश्मन 1 क्यों है। जी बिल्कुल। आप बोलते ना 1 का सबसे दुश्मन 8 है। आपने अभी सुना होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने आमिर जी को कहा था, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि अगर 8 आप है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन 1 का दुश्मन 1 है। अच्छा अब 1 का नंबर कौन है? राजा। आप एक बार बताइए कि राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? और 8 नंबर किसका है? सेवक का। नहीं, 8 आपके एक राजा का है और 8 शनि है। शनि कर्मचारी का नंबर भी है, जी। शनि सेवक का नंबर भी है। क्या आपका शर्मी के सेवक से दुश्मनी हो जाएगी क्या? मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 किसका है? राजा का। और राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? राजा। राजा का दुश्मन राजा। राजा का खुद ही। सबसे बड़ा दुश्मन राजा है। दूसरा राजा, ओके ऑपोजिशन। दूसरा राजा। आज मान लीजिए कि एक पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की, एक पार्टी किसकी है? राहुल गांधी की। दोनों राजा हैं, क्या दोनों दुश्मन हो जाएंगे? दोनों दोस्त हो जाएंगे? मतलब नहीं, दोस्त हो जाएंगे तो अपना वजूद खत्म कर देंगे। तो कोई राजा ये नहीं चाहता कि वो राजा आगे बढ़े। आप किसी 2 पार्टियों का विलय भी हो जाएगा तो विलय 2 दिनों के बाद टूट जाएगा, क्योंकि उन लोग तो मेरी पार्टी को सीट ही नहीं मिली है, टिकट नहीं मिली है। यानी अगर मेरे नंबर में 1 आ रहा है और अगर मेरे किसी फ्रेंड के नंबर में भी 1 आ रहा है, तो वो आपसे ईगो रखेगा, अच्छा वो आपसे जेलसी रखेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? मेरी 17/11/2002। आपकी 8 है, इनकी 9 है। आपकी क्या है मैडम? हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए। 25 जनवरी। जैसे 25 है तो मैडम आप तीनों में आपस में विचारों में बता रहेगी, चेक कर लेना आप। हमें मतलब ईगो क्लैश करेगा। सब में करेगा। आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी करें। 25 से सिर्फ कोई कहते हैं कि पूरा जो है बर्थ डेट हमें ऐड करके फिर न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है वो कैसे निकाला जाए परफेक्ट नंबर, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है ऐसे सुनिए मेरी बात को, हर नंबर की वाइब्रेशन है। अब ये बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी जिनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी काफ़ी है। आप एक बात बताइए मैडम, आपका जन्म 25 को हुआ तो 25 में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 1 मिनट में 1 सेकंड में 4 बच्चे जन्म लेते हैं जी पूरे वर्ल्ड में। आज तो ऐसी टेक्निक आ गई है मैडम, हम कोई 8-10 लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। हमने क्या किया कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बनाया है, जिसमें हम सेकंड का भी सेकंड निकालते हैं जी। कि जिसमें सेकंड का भी सेकंड। माइक्रो सेकंड कि आपका जन्म 1:15 में नहीं मैडम, 1:14 800 सेकंड, मतलब 800 मिली सेकंड पे हुआ है। ये बात पिछली बार आपने बताई थी। हाँ, ताकि हम आपकी परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ पे पहुंच सकें। और आप न्यूमरोलॉजी में बैठे हो मैडम, कहाँ बैठे हो क्योंकि आप? आमतौर पे ऐसा होता है मैं कि ये कह रहा हूँ कि secret न्यूमरोलॉजी आती है। जरूरी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, वो बूस्ट करती है। लेकिन आप अकेले न्यूमरोलॉजिस्ट के बाद जा रहे हो तो आपका तो जन्म 25 को है, वो तो कहेगा आपका जन्म 7 है, 5 कॉमन बातें बता देगा जिसकी सबकी 7 है। अरे मैडम 7 में हुआ, किस होरा में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, नक्षत्र के किस चरण में हुआ, कितने सेकंड में हुआ, सब इम्पोर्टेंट है। अरे मैडम वही तो इम्पोर्टेंट है। आपको मैं कह रहा हूँ Astrology, न्यूमरोलॉजी सिर्फ आपको बूस्ट करती है आपकी चीज़ों को, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। आप एक बात को, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम उसकी मदद लेके हम एस्ट्रोलॉजी से हमने चीज़ों को ठीक किया, हम न्यूमरोलॉजी से चीज़ों को ठीक किया, नंबर को ठीक किया, लेकिन न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं है। सब कुछ कौन है? एस्ट्रोलॉजी है। मैं वास्तु को भी कहता हूँ, वास्तु का रोल आपकी एस्ट्रोलॉजी में 20 से 25% है, 10% न्यूमरोलॉजी का है, 15% रोल आपका एलिमेंट का है और 50% रोल अकेली एस्ट्रोलॉजी का है। और मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी 4 से 5 विद्याएं हैं, ये
मतलब अभी तक मैंने कितने भी मैंने अपना किसी से भी ईगो क्लैश नहीं किया। मुझे जो भी लगा ना कि मेरे को ये आता है, मैं आज भी सीखता हूँ। हाँ। मैं आज भी सीखता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बंदा सिखाना चाहता है, मैं कहता हूँ नतमस्तक आपके चरणों में प्रणाम, आप मेरे गुरु हो। मैं आज भी एस्ट्रोलॉजी की क्लास अटेंड करता हूँ। मैं आज भी कोई बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे प्रभावित होकर मैं उनकी क्लास अटेंड करता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो नया सीखने को तो मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, लोगों के बीच में ईगो आ जाती है। ईगो कैसे आती है? जैसे एक बंदे ने एक 16 जोनों वाला चार्ट सीख लिया, उसको 5 वाला सीखना ही नहीं है। एक ने नंबर वाला सीख लिया, उसको 16, वो एक दूसरे की बात को काट रहा है। बिल्कुल कि ये विद्या बेकार है, आज के डेट ये विद्या बेकार। और जबकि मैं ये कहता हूँ कि हर विद्या में दम है, हर विद्या में दम है। तो कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर भी है, मैं कहता हूँ हाँ 16 जोन में दम है, मैं कहता हूँ हाँ नंबर वास्तु में दम है, हाँ एलिमेंट वास्तु में दम है, हाँ लाल किताब वास्तु में दम है, हाँ केपी वास्तु में दम है, हाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दम है। लेकिन क्या हम आपका 8 तरीके से वास्तु कर दूंगा? क्या मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि उन जो 7-8 टेक्निक थी, उनको टेक्निक को पहले अपने ऊपर लागू किया, उनको बनाया, और एक ऐसी टेक्निक निकल के आई, एक ऐसी रिसर्च निकल के आई जो आज तक के इतिहास में सबसे न्यू है और सबसे नई है। जी, तो और वैसे काम करती है। बहुत कम होंगे जो पहले अपने ऊपर अरे लागू मैडम, करते astrology में हैं। तो कोई- ये सिर्फ हमारे भूषण सर हैं मैं जो पहले एक- अपने ऊपर लागू करते हैं, फिर आप लोगों को सही मैं ऐसा तरीका एस्ट्रोलॉजर ढूंढ बताएंगे। रहा हूँ अभी, जैसे मिलेगा तो आपको नाम बता दूंगा। तो ऐसा पति पत्नी में भी हो सकता है कि अगर उन दोनों के नंबर्स मैच नहीं हो रहे तो उनका संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो ठीक हो सकता है फिर। 100% मैडम। अभी एक मैंने किसी की मैं क्लास को अटेंड करा था, उन्होंने बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपकी वाइफ की 8 है, तो आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, विचारों में मतभेद रहेगी। इसमें कुछ आप गुरु की सहायता लो ना, आप गुरु को बीच में बिठा दो, दोनों के दोनों के संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एस्ट्रोलॉजी। जी